हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिग ड्रीम क्लासेस। मैं मयंक कुमार आज आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 और सबसे बेसिक बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम लोग जो सबसे बेसिक यूनिट है या फिर सबसे फंडामेंटल यूनिट है और जिसको हम लोग सेल कहते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में हेडिंग क्या डालता है उस हेडिंग को समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले यदि कोई भी चैप्टर पढ़ना चालू करता है तो उसमें उसका हेडिंग समझ में आ जाना चाहिए। यदि हेडिंग समझ में आया तो किसके बारे में पढ़ना है तब हम लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब मान लो कि तुम पढ़ने बैठे चैप्टर, अब कोई भी आ गए, गार्जियन ही आ गए, तो वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है और तुम्हारा बुक ले लिए, पूछे क्या पढ़ रहा है तो तुम बताए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। तो अब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वो तुमसे मतलब पूछ दिए, तो सबसे पहले क्या इसका हम लोग मतलब देखेंगे। मतलब क्या है? इसमें 3 मेन शब्द है, एक फंडामेंटल, दूसरा यूनिट और तीसरा लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बेसिक या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं फाउंडेशन। मतलब यदि हम लोग किसी घर का निर्माण कर रहे हैं तो कैसे हम लोग को सबसे पहले फाउंडेशन देने का जरूरत पड़ता है, और फाउंडेशन के ऊपर हम लोग को जितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब यह सबसे जरूरी है जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। दूसरा क्या है? यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट थिंग which is capable for independent existence समझेंगे। वह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कैपेबिलिटी जो रखता हो क्या कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, या फिर इसी को हम लोग एक लाइन में और बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। मतलब ये सबसे छोटा यूनिट है जो बार बार अपने आप को रिपीट करके और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाता है। नेक्स्ट लाइफ का मतलब यहाँ पे है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा है? हम लोग जो देखते हैं प्लांट है, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, etc। मतलब हम लोग जो अपने आसपास प्लांट को देखते हैं, एनिमल को देखते हैं, बैक्टीरिया है, ये सब जितने भी है वो सब के सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा, अब इसका हम लोग पूरा डेफिनेशन के बारे में देख रहे हैं कि ऐसा फंडामेंटल स्ट्रक्चर या स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपने आप को बार बार रिपीट करता हो और वो खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने का मादा रखता हो, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में है उसको यदि एक वर्ड में बोला जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं उसी को? सेल। तो अब पता चल गया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, तो वो क्या है? हमारे अंदर एक सेल है जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। पहले इतना लिख लीजिए इसका मतलब, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे सेल कैसे आया, क्या है इसका डेफिनेशन, बाकी आगे देखते हैं। देख लीजिए।
देखते हैं सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट समझते हैं। सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब लिटिल रूम, जैसे कि मान लीजिए आपके घर है और घर में एक छोटा रूम है और वो छोटा रूम ऐसे ऐसे 2-3 छोटा रूम मिलके और सबसे पहले फ्लैट का फॉर्मेशन करता है, फ्लैट का निर्माण करता है, फिर वो फ्लैट आपस में रिपीट करके और फिर एक फ्लोर का फॉर्मेशन करता है, फिर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर ऐसे आपस में मिलके और हमारा घर का निर्माण करता है। तो उसी तरीके से जो वो छोटे रूम हो गया वो घर के लिए किसके तरह एक्ट करने लगा? सेल की तरह एक्ट करने लगा। इसी तरीके से पहले मान लीजिए कि एक ईंटा है। ईंटा क्या है? अपने आप को बार बार रिपीट करता है और रूम का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, फिर रूम फ्लैट का फॉर्मेशन, फ्लैट फ्लोर का, फ्लोर फिर घर का। तो इसी तरीके से जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में हम लोग उसको सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब है लिटिल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट्स। जैसे स्मॉल कंपार्टमेंट्स का मतलब समझते हैं। स्मॉल कंपार्टमेंट मतलब कि हम लोग देख रहे हैं ट्रेन का एक डब्बा, एक ट्रेन के डब्बा में मान लीजिए ये क्या है? ट्रेन का डब्बा है। ये ट्रेन के डब्बे में एक सीट इस साइड होता है, दूसरा इधर, एक सीट इधर, दूसरा इधर, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सीट बने होते हैं। और इस सीट को, जो एक सीट है वही अपने आप को बार बार उसी स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, और रिपीट करके एक डब्बा का निर्माण कर रहा है। तो हम लोग ये जो एक स्ट्रक्चर है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है उसी को हम लोग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में अब यहाँ तक देखिए, या फिर ऐसे समझ ले कि मान लीजिए ये ब्रिक है, ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है और रिपीट करके पूरी पूरी दीवार का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस एक ब्रिक को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स इक्विवेलेंट है इसका सेल। आगे समझ में आया? सेल का मतलब क्लियर हो गया। सेल का मतलब क्या है? एक लिटिल रूम या फिर स्मॉल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब कि जो हम लोग ट्रेन के डब्बे में जाते हैं तो ट्रेन के डब्बे में कैसे एक सीट इधर और एक सीट इधर अल्टरनेट वेज में रहता है, और इसी तरीके से केबिन जैसा बना रहता है पूरे के पूरे डब्बा में। तो एक केबिन के जैसा ही दूसरा केबिन, फिर उसके तीसरे, इस तरीके से आपस में रिपीट करता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग इक्विवेलेंट समझते हैं। किसके? सेल के। यहाँ तक लिखते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग को भी मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। सेल, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल क्या है? इट इज फंडामेंटल, structural and functional unit of life। यहाँ तो हेडिंग में हम लोग फंडामेंटल का मतलब समझ लिए कि बेसिक होता है या फिर फाउंडेशन उसको बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको क्यों कहते हैं? ये दो चीज है, एक क्या है? स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि एक सेल जो है वो आपस में बार बार अपने आप को रिपीट करके, और हम लोग जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं इसको? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं ताकि क्या करता है, ये हमारे लाइफ से रिलेटेड जितने भी वाइटल प्रोसेस या फिर नेसेसरी प्रोसेस है
या फिर हम लोग उसको लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं, वो सब कौन परफॉर्म करता है? सेल ही परफॉर्म करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे भी इसके बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन एक और डेफिनेशन सेल का यहाँ पे लिखते हैं, the smallest structure which is capable for independent existence and repeat itself to form a complex structure in living organism is called cell. सेल किसको बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर विच इज कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड रिपीट इटसेल्फ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। अब हम लोग आगे देखते हैं कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले यहाँ तक दोनों डेफिनेशन बता दीजिए, फिर इसको मिटा के फिर आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई सेल इज नॉन एज a structural unit of life। क्वेश्चन क्या राइज होता है कि सेल को हम लोग क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, सेल इज नॉन एज a structural unit of life because every complex living organism is made up of cell. I.E. cell combine to form tissue combine to form organ combine to form
system and organ system unite and form complex body organization. कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, सेल को हम लोग क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि जो जितना भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एक सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे सेल आपस में कंबाइन करता है और टिश्यू बनाता है, और टिश्यू आपस में कंबाइन करके ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से कंबाइन करता है और उस ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के अंदर एक सेल है और पार्टिकुलर सेल आपस में ग्रुप किया और टिश्यू का फॉर्मेशन किया, फिर वो टिश्यू स्पेसिफिक टिश्यू आपस में ग्रुप हुआ और ग्रुप करके एक ऑर्गन का निर्माण किया। जैसे कि मान लेते हैं मसल्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेल हम लोग का यूनाइट किया और मस्कुलर टिश्यू बनाया, और मस्कुलर टिश्यू पार्टिकुलरली टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होके और मसल्स बनाया, फिर वो मसल्स ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, और फिर जो मसल्स है ऑर्गन सिस्टम का वो आपस में फिर से कंबाइन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स हम लोग का स्ट्रक्चर बनाता है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर हम लोग का दिख रहा है मसल्स और बोन से मिलकर बना हुआ है। या फिर ऑर्गन में हम लोग मान सकते हैं कि लंग्स बना, नोज बना, ये सब बना, और उसके बाद फिर एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन किया, फिर आपस में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिले और फिर हम लोग का बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। तो ये सब जितना भी सिस्टम है ये सब आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुआ, स्केलेटल सिस्टम। तो कंबाइन होकर क्या बनाया हम लोग का, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सेल को कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। आ गया समझ में? आई होप आ गया होगा समझ में। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके और पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा और आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि व्हाई सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले इतना लिखो उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई सेल इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ समझेंगे पहले। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितना भी वाइटल फंक्शन है जैसे डाइजेशन, एक्सक्रेशन, वो सब कहाँ पे परफॉर्म होता है, सेल के अंदर, या फिर सेल ही उसको परफॉर्म करता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर लिखते हैं cell is known as functional unit of life because in every living organism, all essential function या फिर वाइटल फंक्शन या फिर किसी को लाइफ प्रोसेस आर परफॉर्म लाइफ प्रोसेस such as digestion, respiration, excretion
excretion is performed by the cell ETC। यहाँ पे ETC छूट गया है। क्या है कि जो भी हम लोग के सेल है वो क्या करता है, जितना भी एसेंशियल फंक्शन या फिर वाइटल फंक्शन या फिर उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वैसा प्रोसेस जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। और जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रेशन, ETC, उसको कौन परफॉर्म करता है, एक सेल ही परफॉर्म करता है। इसलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो समझ में आ गया होगा। इतना लिखिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल का कैसे डिस्कवरी हुआ। सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, वो अपना एक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किए थे और वो अपने माइक्रोस्कोप का एग्जामिन कर रहे थे। और एग्जामिन करने की वजह से वो अपने स्लाइड लिया और स्लाइड लेने के बाद उस पर बार्क कोशिका या फिर कॉर्क सेल को रखा और उसको एग्जामिन करके अपना माइक्रोस्कोप को टेस्ट कर रहे थे। तो टेस्ट के दौरान उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो स्लाइड पे कॉर्क कोशिका को रखे, कॉर्क सेल को रखे, तब वो देखते हैं कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो उनके जान पहचान का है। उन्होंने बोला कि ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने कभी देखा है। और वो स्ट्रक्चर क्या था, वो स्ट्रक्चर था हनीकॉम्ब का, मधुमक्खी का छत्ता या फिर बी हाइव्स कह सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला सेल का डिस्कवरी किया, क्योंकि उन्होंने जिस सेल को एग्जामिन किया था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, वह सेल कौन सा था, कॉर्क सेल था। और कॉर्क सेल कैसा होता है, डेड होता है। इसीलिए फर्स्ट डेड सेल का डिस्कवरी किन्होंने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब, 1665 में। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहला लाइन, फर्स्ट ऐसे इन 1665 फर्स्ट सेल, फर्स्ट डेड सेल was discovered by Robert Hooke from कॉर्क सेल। कॉर्क सेल क्या होता है, अपर कवरिंग ऑफ प्लांट वुडी पार्ट। कॉर्क सेल जो है वो कैसा होता है, डेड सेल। कैसा है, डेड सेल। इसलिए जो फर्स्ट सेल का डिस्कवरी था वो कैसा, किसका था, डेड सेल का डिस्कवरी था। किन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ये चीज याद होना चाहिए। कब किए थे, 1665 में फर्स्ट डेड सेल का डिस्कवरी हुआ था। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। और कहाँ से किए थे, कौन से कोशिका से, कॉर्क सेल से किए थे, फ्रॉम। चलो ओके, ये लिख लो लाइन, उसके बाद आगे लिखते हैं। दूसरा डिस्कवरी के बारे में हम लोग देखते हैं। और दूसरा डिस्कवरी कौन दिए थे, ल्यूवेनहुक। लगभग 9 साल बाद ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल का खोज किया था, क्योंकि उस समय तक जो था माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन, थोड़ा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप आ गया था। और उस डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से वो पॉन्ड वाटर में फर्स्ट प्री लिविंग सेल का डिस्कवरी किए थे। यहाँ तक लिखो, फिर आगे लिखते हैं।
in next line in 1674 first living cell was discovered by Leeuwenhoek from pond water. फर्स्ट लिविंग सेल क्या कब हुआ था डिस्कवरी? 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल था और कौन किए थे? ल्यूवेनहुक किए थे। कहाँ से किए थे? पॉन्ड वाटर से। तो सेकेंड डिस्कवरी ये था। फिर नेक्स्ट डिस्कवरी था जो न्यूक्लियस का हुआ था, वो कब हुआ था? इन 1831 न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown ने सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज कब किए थे? 1831 में। यहाँ तक लिखो, उसके बाद फिर आगे का लाइन लिख रहे हैं। फिर आगे सब परकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था, और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। पहले इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कवरी देख रहे हैं इन 1839 protoplasm was discovered by पुरकिंजे। यहाँ पे समझेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं वो सारा लिविंग कंपोनेंट जो एक सेल के अंदर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है यहाँ पे। all living component of cell which include cell organelle, nucleus, cytoplasm, etc. is known as protoplasm. प्रोटोप्लाज्म को कहेंगे ऑल लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल व्हिच इंक्लूड सेल ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एटसेट्रा इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी कौन किए थे? पुरकिंजे ने किया था। और कब किए थे? 1839 में। इतना लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग कि सेल थ्योरी क्या हुआ, कैसे आया और क्या क्या उसमें बाधाएं आई, फिर हम लोग वो सब देखते हैं।
सेल थ्योरी। यहाँ पे पहले समझना है, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट आए। पहला साइंटिस्ट का नाम था शिल्डेन और दूसरा का नाम था स्वान। दूसरा का नाम था स्वान। यहाँ पे ध्यान देना है कि स्वान का मतलब क्या होता है। हम लोग हिंदी या फिर संस्कृत में कुछ एक ऐसा शब्द है, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। और कुत्ता क्या है? कुत्ता एनिमल है। कुत्ता क्या है? एनिमल्स हैं, एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोटिस्ट या फिर जूलॉजिस्ट। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? जूलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उनको? जूलॉजिस्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? स्वान। और स्वान का हिंदी में या फिर संस्कृत में ये अर्थ होता है क्या? एनिमल्स। और एनिमल्स का जिसके जो एनिमल्स का स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट यदि ये जूलॉजिस्ट थे तो दूसरे कौन से थे? बॉटनिस्ट। कौन से थे? बॉटनिस्ट। तो शिल्डेन बॉटनिस्ट थे और स्वान का थे जूलॉजिस्ट थे। तो अब यहाँ से तो क्लियर हो गया कि ये किस पे स्टडी करेंगे? ये करेंगे प्लांट पे स्टडी। लेकिन स्वान जो थे वो कौन से थे? जूलॉजिस्ट। और ये इनको करना चाहिए था एनिमल पे स्टडी, लेकिन क्या ये ऑलराउंडर निकले और ये क्या किए? दोनों पे स्टडी किए, प्लांट पे भी स्टडी किए और एनिमल पे भी स्टडी किए। जो शिल्डेन थे, शिल्डेन स्टडी करना चालू किए 1838 में। कब स्टार्ट किए? 1838 में। और जो स्वान थे वो कब स्टडी किए? 1839 में। तो ये अलग अलग डेट पे अपना पढ़ाई चालू किए। और शिल्डेन ने अपना पढ़ाई करते हुए ये बताया कि जितना भी प्लांट सेल है, सब प्लांट सेल किससे, जितना भी प्लांट है वो सब किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है या फिर सेल का प्रोडक्ट है। इन्होंने कौन बताया था? ये 1838 में शिल्डेन ने बताया। दूसरा साइंटिस्ट जो थे वो स्वान क्या बताया कि इन्होंने क्योंकि दोनों पे पढ़ाई किया था तो इन्होंने तो ये बताया कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या फिर कौन हो, एनिमल, दोनों के केस में क्या होता है कि सब जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो एनिमल हो, वो सब किससे मिलके बना हुआ है? सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलके बना हुआ है। स्वान जब पढ़ाई कर रहे थे तो दो यूनिक कैरेक्टर और देखे। और वो क्या था दो यूनिक कैरेक्टर? इन्होंने जब प्लांट के बारे में स्टडी किया तो प्लांट के बारे में इन्होंने ये कहा कि प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर होता है, उसके ऊपर एक थिक डेड लेयर प्रेजेंट है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहले स्वान ने बताया था। इन्होंने एक और बात बताया एनिमल के केस में, और वो क्या बताया कि जितना भी एनिमल सेल है उसका जो सबसे बाहरी लेयर है वो बहुत ही थीन और फ्लेक्सिबल होता है, और उसको आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर उसी को बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इन्होंने अलग अलग ये बताया था। पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जो ये बताया सेल थ्योरी में उनके बारे में लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर दीजिए। VOTANIST। सेल थ्योरी में देखते हैं इन 1838 शिल्डेन studied many plant and said that all plants are
made up of cell and cell product। क्या बताया? चिल्ड्रेन 1838 में स्टडी किए किस पे? बहुत सारे प्लांट पे, और उन्होंने क्या बताया कि प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, वो कौन से थे? इन 1839 स्वान studied plant as well as animal and said that all organism is made up of cell and cell product। देखो, फिर स्वान आए कब? 1839 में, और इन्होंने किस पे स्टडी किया था? प्लांट पे भी किया और किस पे किया? एनिमल पे भी किया। प्लांट और एनिमल दोनों पे स्टडी किया, और दोनों में स्टडी करके यही बताया कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या था? प्लांट, एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लांट एंड एनिमल सब किससे मिलकर बना हुआ है? सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। तो ये तो दो स्टेटमेंट ये दोनों दिए थे। इसके अलावा दो बातें और किए थे, कौन? स्वान ने। और वो दोनों बात क्या था कि प्लांट के ऊपर एक यूनिक थिक लेयर प्रेजेंट होता है, थिक एंड डेड लेयर प्रेजेंट होता है, और वो क्या था? सेल वॉल था। और एनिमल के केस में जो सबसे बाहरी कवर होता है वो एक थिन लेयर का होता है, इलास्टिक होता है, और उसके बारे में बताए थे। और वो क्या होता है? आज के डेट में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, या फिर उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इतना लिखो, उसके बाद फिर आगे उसको लिख रहे हैं। Swan also said that plant cell is covered by a thick layer of envelope that is known as सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट में इन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल possess a thin covering that is known as cell membrane oblique plasma membrane,
और बायोमेम्ब्रेन। हम लोग यहाँ पे देखें कि स्वान ने पहले प्लांट के बारे में बताया कि इसके ऊपर एक थिक लेयर का कवरिंग होता है, और उस थिक लेयर के कवरिंग को उन्होंने क्या बताया, सेल वॉल था। फिर उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल सेल है उस पे भी एक थिन कवरिंग पाया जाता है, और वो सेल